नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सुरेश कुमार सिंगल पाठशाला जाखुद में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, पहले उसकी चर्चा करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में दोस्तों हमने पढ़ लिया सबसे पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी का भाषा के अर्थ में कब से प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद साहित्य शब्द की उत्पत्ति, साहित्य का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। इसके बाद इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, फिर इतिहास के स्रोत पढ़े, फिर पढ़ा हमने इतिहास लेखन की परंपरा, फिर इतिहास का काल विभाजन किन आधारों पर हो सकता है और क्या क्या काल विभाजन क्या इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसके बाद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। और आदिकाल में हम आज पढ़ेंगे आदिकाल का समय सीमा, आदिकाल के विभिन्न नाम, आदिकाल का प्रथम लेखक और कवि और आदिकाल की प्रथम रचना। दोस्तों हमने अब तक जो पढ़ा उसको आप पिछली कक्षाओं में आसानी से देख सकते हो और उसकी पीडीएफ भी हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हो निःशुल्क। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया उसमें सबसे पहले आदिकाल है और आदिकाल के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आदिकाल के समय सीमा और उसके नाम, प्रथम कवि और प्रथम लेखक, प्रथम रचना के बारे में आज की ये क्लास रहेगी, जो नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों। और इसमें निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो करते हैं शुरुआत। हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल पढ़ रहे हैं दोस्तों। आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे, आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि। दोस्तों आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि का मतलब जो आदिकाल का प्रथम कवि होगा वही तो हिंदी का प्रथम कवि होगा। जो हम तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य में जो 4 काल विभाजित किए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो उसमें आदिकाल का जो पहला कवि होगा वही हिंदी का प्रथम कवि होगा। ये बात दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। आदिकाल की प्रथम रचना भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। फिर आदिकाल का नामकरण शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आदिकाल का नामकरण, किन किन विद्वानों ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिए वो देखते हैं। सबसे पहले ये भी मिलान वाले प्रश्न में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। तो आदिकाल का नाम और नाम देने वाला विद्वान। तो दोस्तों आदिकाल का नाम आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने दिया था। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था, आरंभिक काल मिस्र बंधु, प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। तो ये याद रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। और चारण काल दोस्तों ग्रियर्सन ने नाम दिया था। और वीर गाथा काल दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। दोस्तों एक बात और बता दूं ना, जो वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वहीं उन्होंने आदिकाल नाम भी सबसे पहले दिया था। लेकिन उन्होंने जो जोर देकर वीर गाथा काल कहा, क्योंकि प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य किया, तो उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल नाम पर अधिक जोर दिया। उन्होंने, यदि प्रश्न यूँ आता है कि सबसे पहले आदिकाल नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में किसने दिया, तो आदिकाल सबसे पहले तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। यदि वैसे पूछे आदिकाल नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तरकर्ण होगा दोस्तों। याद रखना है, सबसे पहले पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और ये पूछे आदिकाल नाम किसने दिया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे दोस्तों। संधि चारण काल आदिकाल का नाम दिया दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और दोस्तों प्रारंभिक काल और शून्य काल 2 नाम दिए थे गणपति चंद्र गुप्त ने दोस्तों, याद रखने हैं ये भी। इसके बाद दोस्तों आदिकाल आदिकाल नाम दोस्तों मैंने ये पहले बताया है आपको। सर्वप्रथम पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यदि ये सीधा प्रश्न आ जाता है आदिकाल नाम किसने दिया, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी का काल 2 नाम दिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। इसके बाद आदिकाल को वीर काल दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया। और आदिकाल को आधार काल नाम मोहन अवस्थी ने दिया दोस्तों। और सिद्ध सामंत काल दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नाम दिया, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। बीज बपन काल दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया। इसके बाद अंधकार काल नाम दोस्तों पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल का नाम दिया, अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। इसके बाद दोस्तों उद्भव काल है, उद्भव काल नाम दिया दोस्तों आदिकाल का वासुदेव सिंह ने।
अपभ्रंश काल आदिकाल को किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने अपभ्रंश काल माना आदिकाल को। और इसके बाद दोस्तों संक्रमण काल किसने कहा आदिकाल को? तो संक्रमण काल दोस्तों कहा हरिश्चंद्र वर्मा, राम खिलावन पांडे दोनों ने संक्रमण काल कहा आदिकाल को। इसके बाद जय काव्य काल दोस्तों राम शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। दोस्तों कई बार ये नाम मिलता है, रमाशंकर शुक्ल रसाल भी मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। रामशंकर शुक्ल रसाल या रमाशंकर शुक्ल रसाल जो भी मिले आपको कंफ्यूज मत होना। जय काव्य काल रामशंकर शुक्ल रसाल या रमाशंकर शुक्ल रसाल जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसी हिसाब से आपको करना है। वीर काल या अपभ्रंश काल दोनों नाम दिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। वीर काल भी कहा और अपभ्रंश काल भी कहा आदिकाल को। दोस्तों ये थे आदिकाल के नाम जो विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल के नाम दिए। इसके बाद दूसरा टॉपिक आज का हमारा आदिकाल की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई समय सीमा। तो दोस्तों जो ग्रियर्सन ने समय सीमा दी वो दी 643 से 700 ईस्वी भी मिलता है कहीं कहीं। दोस्तों ये बताऊं आपको, मतलब राउंड फिंगर में पूछे तो 700 से 1300 ईस्वी होगा ग्रियर्सन का जो आदिकाल की समय सीमा, और वैसे पूछे तो 643 ईस्वी से 1300 ईस्वी होगा दोस्तों निश्चित रूप से। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया है 3 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में मिस्र बंधु विनोद का दोस्तों। तो उसमें जो काल विभाजन किया है आदिकाल का, उसमें आदिकाल की जो समय सीमा दी है वो 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी, और हमने देखा भी था उनके इतिहास ग्रंथ में जो विक्रम संवत 700 से लेकर 1444 तक आदिकाल की उन्होंने अवधि दी थी। और राम कुमार वर्मा ने दोस्तों राम कुमार वर्मा ने जो आदिकाल की समय सीमा दी वो 693 ईस्वी से 1318 ईस्वी, यानी हमने उनके इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 जो हमने देखा, तो उसमें 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत जो आदिकाल का समय सीमा दे रखी है दोस्तों, आपने देखा होगा पहले भी, यदि याद नहीं है तो दोबारा याद रखना है इसको। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा दोस्तों 7वीं शताब्दी मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी मध्य तक उन्होंने मानी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 650 और 1350, यानी 7वीं शताब्दी मध्य का मतलब 650 और 14वीं शताब्दी मध्य का मतलब 1350 ईस्वी के आसपास आप इसको लिख सकते हैं। यदि वैसे पूछा जाए तो 7वीं शताब्दी मध्य करना है और 14वीं शताब्दी मध्य तक उन्होंने आदिकाल की समयावधि मानी है दोस्तों। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की अवधि दोस्तों आपने देखा था कि 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक मानी थी। तो ईस्वी सन में करेंगे तो इसको 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक आएगा दोस्तों आदिकाल का समय। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों आदिकाल की समय सीमा क्या मानी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक आदिकाल की अवधि मानी। इसके बाद दोस्तों गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक आदिकाल की अवधि मानी। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण अवधि थी आदिकाल की जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई, और दोस्तों इनमें जो आदिकाल का हम जैसे प्रथम कवि पढ़ेंगे तो उसमें प्रथम कवि सरहपा को माना गया है। तो सरहपा की अवधि दोस्तों आपको पता होगा कि 769 ईस्वी है। तो उस आधार पर जो राहुल सांकृत्यायन ने जो आदिकाल की अवधि मानी दोस्तों वो 600 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1300 ईस्वी तक मानी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो उन्होंने जो हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वान हैं सरहपा को ही सर्वमान्य मत है कि वो हिंदी का प्रथम कवि है। तो उसकी अवधि दोस्तों 769 ईस्वी है। तो उनकी जो अवधि है वो 600 से 1300 ईस्वी तक मानी आदिकाल की। आदिकाल का सर्वमान्य समय 993 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं नागरिक प्रचारणी सभा काशी का मत सर्वमान्य मत है दोस्तों। यदि इन मतों के अलावा यदि आपको ये पूछ ले कि आदिकाल का समय क्या है तो आप परीक्षा में यही करके आएंगे 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, और इसी को नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने सर्वमान्य मत माना है, और यही आदिकाल की समय सीमा है दोस्तों।
आदिकाल हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। मिश्र बंधुओं का मत सर्वमान्य मत है। दोस्तों आदिकाल का प्रथम कवि तो सरैपा है और आदिकाल का प्रथम गद्य लेखक पूछे तो गोरखनाथ है। दोस्तों याद रखना ही है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कवि सरैपा, गद्य लेखक गोरखनाथ है। और गोरखनाथ को गद्य लेखक किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा, मिश्र बंधु विनोद में। और सरैपा को जो प्रथम कवि माना है वो माना है राहुल सांकृत्यायन ने। दोस्तों ये भी याद रखना है। आज की क्लास दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। हिंदी या आदिकाल का प्रथम कवि, तो हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी या आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना? तो मुंज को माना। दोस्तों शिव सिंह सेंगर ने आदिकाल का या हिंदी का प्रथम कवि माना पुष्य या पुंडर को। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को जो प्रथम कवि माना वो मुंज या भोज को माना। और राम कुमार वर्मा ने दोस्तों आपको पता होगा स्वयंभू को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अब्दुल रहमान को माना। कई बार दोस्तों इसका नाम जो अपभ्रंश में दे देते हैं अदहमान या अब्दुल रहमान, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अदहमान कह सकते हैं या अब्दुल रहमान भी कह सकते हैं। तो ये तीनों नाम इसी के हैं दोस्तों, अब्दुल रहमान की। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का या हिंदी का, जो दोस्तों मैंने पहले बताया जो आदिकाल का प्रथम कवि होगा वही तो हिंदी का प्रथम कवि होगा, क्योंकि हम तो हिंदी के ही जो काल विभाजन है वही पढ़ रहे हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल का जो पहला कवि होगा वही हिंदी का पहला कवि होगा। दोस्तों याद रखना। तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि माना शालिभद्र सूरी को। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन ने माना सरैपा को। और दोस्तों सरैपा के अन्य नाम भी हैं, कंफ्यूज मत होना। सरोज वज्र, राहुल भद्र और सरहपाद, ये इन्हीं के नाम हैं दोस्तों। तो आदिकाल का नाम जो कवि का प्रथम कवि का नाम है सरैपा या सरोज वज्र, ये इनका सर्वमान्य मत भी है। दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह ने दोस्तों विद्यापति को हिंदी का या आदिकाल का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में। दोस्तों याद होगा आपको। हिंदी या आदिकाल का प्रथम कवि सरैपा को ही माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन का मत मान्य है। दोस्तों ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी या आदिकाल का पहला कवि पूछे आपको तो क्या बताओगे? सरैपा। और सरैपा का समय दोस्तों 769 ईस्वी है। दोस्तों याद रखना। और आदिकाल का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ है। किसने माना? मिश्र बंधुओं ने माना। और यही मत सर्वमान्य मत है, सभी ने इसको माना कि गोरखनाथ ही आदिकाल के प्रथम गद्य लेखक हैं, क्योंकि उन्हीं की जो आदिकाल में सर्वाधिक रचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद दोस्तों आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी का प्रथम कवि है उसी की प्रथम रचना होनी चाहिए। लेकिन जो सरैपा हिंदी के प्रथम या आदिकाल के प्रथम कवि हैं उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए उस समय या उसके बाद जो भी उपलब्ध है, उसके बाद जो भी आदिकाल का कवि था उसकी उपलब्ध रचना है उसी को हम आदिकाल की प्रथम रचना मानेंगे। तो उसके बाद उपलब्ध रचना किसकी है दोस्तों, वो देखते हैं। वो देवसेन हैं जो जैन धर्म के हैं दोस्तों, उनकी रचना है और उनका नाम है श्रावकाचार। तो नोट लगा के मैंने लिख भी रखा है दोस्तों। सरैपा 769 ईस्वी की कोई रचना उपलब्ध न होने के कारण जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार 933 ईस्वी को हिंदी या आदिकाल की प्रथम रचना माना जाता है। और श्रावकाचार 933 ईस्वी की रचना है दोस्तों। और इसके रचनाकार हैं जैन आचार्य कवि देवसेन। और छंद कौन से छंद में रचित है? तो दोस्तों दोहा छंद में रचित है और 250 दोहा है इसमें, 250 दोहा छंद दोस्तों। और इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों रचना की? तो प्रकृति मुक्तक रचना है दोस्तों और उपदेश प्रधान रचना है, उपदेशात्मक रचना है दोस्तों। और भाषा इसकी अपभ्रंश प्रभावित पुरानी रचना है, क्योंकि उस समय तो अपभ्रंश प्रचलन में थी दोस्तों 933। तो अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी, या जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि प्राकृता भाष हिंदी उसी को, तो अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी श्रावकाचार जो रचना है उसकी भाषा है। और उसके रचयिता हैं दोस्तों देवसेन, जैन
आचार्य कवि देवसेन। और श्रावकाचार रास साहित्य की रचना है तथा इसमें श्राव तथा ग्रस्त क्रम का वर्णन है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास और पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के पास अवश्य शेयर कीजिए। और ये क्लास जो आप निःशुल्क इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंगल पाठशाला जाखुद पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आइए और ये PDF प्राप्त कर लीजिए। और दोस्तों आज की जो क्लास है वो अति महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें 2-3 क्वेश्चन अवश्य ही आपको आते हैं क्योंकि इसमें मिलान वाला प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।